अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर फ़ारूक तौसीफ़ UGI से पाक स्टडीज़ के नए टॉपिक के साथ जो है वो आपके सामने हूँ। हम लोग चौथा जो हमारा 5वां चैप्टर है उसको डिस्कस करते चले जा रहे हैं, जिसमें हमारे जो गवर्नेंस का सिस्टम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके हवाले से जिक्र हो रहा है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किए उसमें गुड गवर्नेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके साथ हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था उसका जिक्र किया था। अब फिर हमने ऑब्स्टेकल्स या रुकावटें जो कि गुड गवर्नेंस या अच्छे निज़ाम हुकूमत के रास्ते में हैं उन पर भी डिस्कशन जो है हमने की थी। अब उसमें हमने इन तीनों चीज़ों में ये देखा था, पहले वाले हिस्से में ये देखा था कि अगर गुड गवर्नेंस आप किसी भी गवर्निंग सिस्टम को या गवर्नमेंट के सिस्टम को कह रहे हैं तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात हैं जो उसमें होना ज़रूरी हैं। अगर वो चीज़ें आपको उस गवर्निंग सिस्टम में नज़र आ रही हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक गुड गवर्नेंस है, और अगर वो चीज़ें उसमें नहीं हैं तो फिर बैड गवर्नेंस जो है वो उसका कॉन्सेप्ट आपको वाज़ेह होगा। फिर हम लोगों ने हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने का जिक्र किया था, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि उन्होंने वो कौन कौन से काम किए हैं जिनकी वजह से उनको जो है वो एक बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर कंसिडर किया जाता था, बेहतरीन हुक्मरान कंसिडर किया जाता था। मजलिस शूरा के बारे में ज़िक्र किया, मजलिस शूरा को कितने हिस्सों में तकसीम किया इसके बारे में ज़िक्र किया। फिर हम लोगों ने उनकी जो डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जो उन्होंने बनाई, जिसमें लैंड पॉलिसी, रेवेन्यू पॉलिसी, फिर अकाउंटेबिलिटी की पॉलिसी, ये सारा जिक्र जो है हमने किया था। फिर हम लोगों ने ये जिक्र किया था कि अगर गुड गवर्नेंस यहाँ पर हम लोग अप्लाई करना चाहते हैं, इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अच्छा निज़ाम हुकूमत यहाँ पर हम लोग लागू करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी रुकावटें फेस करनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ हमने उनकी रेमेडीज़ के बारे में, उनके जो हल हैं उनके बारे में भी ज़िक्र कर रखा है। अब हमने इस चैप्टर के जो फाइनल टॉपिक हैं उनकी तरफ जाना है, और इसमें हमारे पास दो चीज़ें मज़ीद रह गई हैं। एक जो हमारी सूबाई हुकूमत के अहदेदार होते हैं या प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में ज़िक्र करना है। अच्छा, ये जो हुकूमत है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या मरकज़ी हुकूमत से मिलती जुलती होती है, थोड़ा सा फ़र्क होता है। इसमें आपको आलमोस्ट सूबे में, प्रोविंस में ये हुकूमत वही काम करती हुई मिलेगी जो काम फेडरल गवर्नमेंट या मरकज़ी हुकूमत जो है वो फेडरेशन में करती है, मरकज़ में बैठकर करती है। फेडरल हुकूमत के पास कुछ महकमे होते हैं, कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनको उन्होंने कंट्रोल करना होता है, कुछ जो है वो प्रोविंस के पास होते हैं, सूबाई हुकूमतों के पास होते हैं, उनको उन्होंने जो है वो देखना होता है, वो हैंडल करते हैं, वो चलाते हैं उनको। और 18वीं तरमीम के बाद तो हमारा ये जो पाकिस्तान है यहाँ पर ज़्यादातर इख्तियारात जो हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास चले गए हैं, सूबाई हुकूमत के पास आ गए हैं, अब महदूद हो गए हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके इख्तियारात। अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। यहाँ पर सबसे पहले गवर्नर का जिक्र है। ये जो गवर्नर है ये अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक हो गया, गवर्नर इलेक्ट होके नहीं आता, ये याद रखिएगा कि सूबे का सबसे बड़ा आईनी ओहदेदार कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जेक्टिव गवर्नर है, लेकिन ये इलेक्ट होके नहीं आता, इसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। ये वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा होता है। सूबाई हुकूमत पर चेक एंड बैलेंस रखना ये इसकी ज़िम्मेदारी है, सूबे को चलाने में ये सूबाई हुकूमत की मदद करता है, लेकिन इसका सूबे से ताल्लुक़ नहीं होता, इसको सूबाई हुकूमत नॉमिनेट नहीं करती, इसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी एक डिफरेंस है, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मरकज़ी हुकूमत का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा आईनी ओहदेदार, लेकिन वो इलेक्शन के ज़रिए आता है, इलेक्ट होके आता है, उसको नॉमिनेट नहीं किया जाता। ये सूबे का सबसे बड़ा आईनी ओहदेदार, लेकिन इसको नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये इलेक्ट होके नहीं आता, और ये वफाकी हुकूमत के बंदे की तरह काम करता है। अब ये कर क्या सकता है,
इसके इख्तियारात क्या हैं? गवर्नर जो होता है वो जब चाहे सूबाई असम्बली का इजलास बुला सकता है। ठीक हो गया? जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है वो जब चाहें सेनेट और कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुला सकते हैं और उससे खिताब कर सकते हैं, और रिसेंटली जो हमारे सदर हैं उन्होंने ऐसा किया भी है। गवर्नर भी ऐसा कर सकता है, प्रोविंशियल असम्बली का इजलास बुला सकता है, उसको एड्रेस कर सकता है, और उसके साथ साथ गवर्नर जो है वो सूबाई हुकूमत को डिक्टेट कर सकता है, उनको मुशावरत प्रोवाइड कर सकता है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है डिफरेंट फील्ड्स में। जैसे लॉ बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हर सूबे का अपना भी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना भी एक आइन है, उसके लिए लॉज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ आता है। तो जिस तरह से कौमी असम्बली में बिल पास होने के बाद सदर के पास जाता है मंजूरी के लिए, इसी तरह से ये यहाँ पर गवर्नर के पास सूबे से जाता है। देन गवर्नर रूल, ये एक बड़ा ही हार्श किस्म का प्रोसीजर होता है, बड़ा सख्त किस्म का प्रोसीजर होता है। पाकिस्तान में हम ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, लेकिन गवर्नर जो है बाय द ऑर्डर्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, सूबे में गवर्नर रूल जो है वो उसको अप्लाई कर सकता है, जिसका बाद में ये होता है कि वो सूबाई हुकूमत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। वज़ीर आला जो है वो नाअहल किस्म का हो जाता है, बेख्तियार हो जाता है, पावर्स नहीं होती उसके पास, और गवर्नर फिर सूबे को जो है वो कंट्रोल करता है, रूल करता है। ये सिचुएशन अच्छी नहीं होती है, लेकिन एमरजेंसी की सूरत हाल में, एमरजेंसी अगर सर्कमस्टांसिस या हमें कहीं पर कंडीशंस फेस करनी पड़ती हैं, तो वहाँ पर फिर गवर्नर रूल जो है वो इम्प्लीमेंट करना, वहाँ पर लागू करना जो है वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की मर्ज़ी से किसी भी सूबे में वहाँ का जो गवर्नर है वो गवर्नर रूल जो है वो अप्लाई कर सकता है, और फिर गवर्नमेंट जो है वो कम्प्लीटली इसके कब्ज़े में होती है, और यही फिर उसको कंट्रोल भी करता है। देन चीफ मिनिस्टर, अब ये जो चीफ मिनिस्टर है ये MPA होता है, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असम्बली होता है, और प्रोविंशियल असम्बली में फिर जो दूसरे MPAs होते हैं वो इलेक्शन के ज़रिए, वोट्स के ज़रिए जो है वो इसको इलेक्ट करके तो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। जिस तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है, उसको भी कौमी असम्बली में वोट लेना पड़ता है, वोट लेने के बाद वो वहाँ का सरबराह बनता है, वो MNA होता है। यहाँ पर भी जो चीफ मिनिस्टर है ये वज़ीर आज़म की तरह सूबाई असम्बली से वोट लेके इलेक्शन के ज़रिए इलेक्ट होके जो है वो चीफ मिनिस्टर बनता है, वज़ीर आला बनता है, और फिर वो ये काम एग्जैक्टली वही करता है जो आपका वज़ीर आज़म करता है। ये जो हमारी कैबिनेट या काबीना की मीटिंग्स होती हैं उनमें बैठते हैं, सूबे के मसाइल डिस्कस किए जाते हैं, सूबे के मसाइल को हल करने की कोशिश की जाती है, तो ये सारा काम जो है वो चीफ मिनिस्टर ने करना होता है। फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने तमाम तर किए हुए काम जो हैं उनके बारे में फिर असम्बली में, कैबिनेट में डिस्कशन होती है, कैबिनेट से फिर वो असम्बली में जाता है, असम्बली में बिल पास होने के बाद फिर वो गवर्नर के पास जो है वो चला जाता है पास होने के लिए। प्रोविंशियल कैबिनेट एंड मिनिस्टर्स, वहाँ पर फेडरल कैबिनेट थी, वफाकी काबीना थी, यहाँ पर प्रोविंशियल कैबिनेट है, सूबाई काबीना है। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि मैंने उस दिन भी बताया था, उस लेक्चर में हमने जो जिक्र किया था जिसमें फेडरल कैबिनेट का, उसमें भी ये जिक्र हो चुका हुआ है कि जो कैबिनेट के मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ मिनिस्टर्स होते हैं, तमाम के तमाम MPAs जो हैं वो प्रोविंशियल कैबिनेट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि सिर्फ जो वज़ीर होंगे या मुशीर होंगे, एडवाइज़र या मिनिस्टर जो है वो इसका हिस्सा होते हैं। और मिनिस्टर एग्जैक्टली उसी तरह से काम करता है जिस तरह से फेडरल मिनिस्टर काम करता है फेडरेशन में, मरकज़ में, इसी तरह ये लोग जो हैं ये सूबे में काम करते हैं। अब इन मिनिस्टर्स का काम पॉलिसीज़ बनाना, पॉलिसीज़ कैबिनेट में डिस्कस करना, फिर अगर पॉलिसी अच्छी है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैबिनेट से मंजूरी लेना, और फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना, और वहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करके चीफ मिनिस्टर तक पहुँचाना, और चीफ मिनिस्टर की पॉलिसीज़ को नीचे तक जो है वो ट्रांसफ़र करना, वो इनकी ज़िम्मेदारी होती है। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी सूबे का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑफिशियल होता है।
अच्छा, इसकी सीट सूबाई है, चीफ सेक्रेटरी होता सूबे में है, लेकिन ये मुलाजिम फेडरेशन का होता है, मरकज़ का ये मुलाजिम है, सूबे का ये मुलाजिम नहीं होता। बेसिक स्केल इसका 21 होता है, सबसे बड़ा ये ओहदेदार है। ये सेक्रेटरी से रिपोर्ट्स लेता है और ये रिपोर्ट्स चीफ मिनिस्टर तक पहुंचाता है। इसी तरह से चीफ मिनिस्टर के ऑर्डर्स जो हैं ये सेक्रेटरी तक लेके आता है। देन सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी ऑर्डर्स रिसीव करता है चीफ सेक्रेटरी से और उनको ट्रांसफ़र करता है एडिशनल सेक्रेटरी तक। फिर एडिशनल सेक्रेटरी से रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ये चीफ सेक्रेटरी तक लेके आता है। तो सेक्रेटरी 20वें ग्रेड का फेडरेशन का ही मुलाजिम होता है। ये वफाक का मुलाजिम है, सूबे का ये मुलाजिम नहीं, लेकिन सूबे के लिए काम करता है। एडिशनल सेक्रेटरी ये भी सेक्रेटरी से ऑर्डर्स लेता है, डिप्टी सेक्रेटरी तक ट्रांसफ़र करता है, फिर डिप्टी सेक्रेटरी से रिपोर्ट्स लेता है और सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर देता है। इसी तरह से ये चेन ऊपर की तरफ चलती है। ये भी फेडरेशन का मुलाजिम होता है 19वें ग्रेड का, ये भी ब्यूरोक्रेट हैं। फिर डिप्टी सेक्रेटरी का काम भी वही है कि ये ऑर्डर्स एडिशनल सेक्रेटरी से लेगा, सेक्शन ऑफिसर तक पहुंचाएगा, सेक्शन ऑफिसर से रिपोर्ट्स लेगा और एडिशनल सेक्रेटरी तक पहुंचाएगा। अब यहाँ तक डिप्टी सेक्रेटरी तक जितने भी मैंने सरकारी ओहदेदारों का नाम लिया है, ये सारे के सारे अपने अपने डिपार्टमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज़ भी बनाते हैं और उन पॉलिसीज़ को फिर अपने अपने डिपार्टमेंट्स में नीचे वाले ऑफिसर्स में उसको ट्रांसफ़र करते हैं। लेकिन ये जो सेक्शन ऑफिसर है ये पॉलिसीज़ नहीं बनाता, ये सबसे जूनियर ब्यूरोक्रेट होता है। ये 17th या 18th ग्रेड का मुलाजिम होता है और ये प्रोविंस का मुलाजिम होता है, जबकि डिप्टी सेक्रेटरी जो है वो 18वीं ग्रेड का मुलाजिम है। ये प्रोविंस का मुलाजिम भी हो सकता है और फेडरेशन का मुलाजिम भी हो सकता है। अब ये सेक्शन ऑफिसर्स क्या करता है, डिप्टी सेक्रेटरी से ऑर्डर्स लेके या पॉलिसीज़ लेके उनको अपने ऑफिस में जो है इम्प्लीमेंट करता है और ऑफिस से रिपोर्ट्स कलेक्ट करके तो ये डिप्टी सेक्रेटरी तक पहुंचाता है और इसी तरह से फिर ऊपर चीफ मिनिस्टर तक ये जो रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी जाती हैं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक ढांचा है हमारी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनके ओहदेदारों का, जो प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स हैं उनका हम लोग जो है वो यहाँ पर जिक्र कर चुके हुए हैं। इसमें हम लोगों ने गवर्नर से लेके सेक्शन ऑफिसर तक का जो है वो जिक्र किया है कि कौन सा काम जो है वो करता है। और इसमें मैंने आपको ज़रूरी चीज़ ये बताई है, ज़रूरी बात ये बताई है कि चीफ सेक्रेटरी से लेके डिप्टी सेक्रेटरी तक जो लोग हैं ये पॉलिसीज़ बनाते हैं। सेक्शन ऑफिसर ब्यूरोक्रेट होने के बावजूद पॉलिसीज़ बनाता नहीं है, ये ऊपर से आई हुई पॉलिसीज़ को नीचे अपने ऑफिस में अपने सेक्शन में इम्प्लीमेंट करता है और वहाँ से रिपोर्ट्स कलेक्ट करके ये डिप्टी सेक्रेटरी तक ट्रांसफ़र कर देता है। अच्छा, अब हमने देखना है जो आपकी हाईएस्ट कोर्ट्स हैं, सबसे बड़ी कोर्ट्स हैं, सबसे बड़ी अदालतें हैं जिनको हम लोग सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, उनके इख्तियारात क्या हैं। मुख्तलिफ़ मुल्कों में जो कोर्ट्स हैं, जो अदालतें हैं, उनके इख्तियारात, उनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं। उनके आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो चीज़ें लिखी होती हैं। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने वही चीज़ें जो है वो देखनी है। सबसे पहली चीज़ ये कि सुप्रीम कोर्ट का जज जो है वो किसी न किसी सूबे का जो है वो हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है, फिर उसको यहाँ पर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब यहाँ पर वो लोग आते हैं, अब किसी भी उम्र में वो यहाँ पर आएँ, लेकिन यहाँ पर वो सिर्फ 65 साल की उम्र तक ही काम कर सकते हैं। 65 साल से ज़्यादा अगर एज उनकी हो जाती है तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहते, उनको रिटायर कर दिया जाता है। और बहुत सारे चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट में ऐसे भी आए हैं जिनकी मुद्दत मुलाजमत चंद माह रह गई और उन्होंने सिर्फ चंद महीने जो है वो सुप्रीम कोर्ट को होल्ड किया है। अच्छा, अब 65 साल तक ये काम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ये काम नहीं कर सकते। इसके इख्तियारात क्या होते हैं, सबसे पहले हम इसका जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो ओरिजिनल अपीलें हैं इब्तदाई समात करते हैं। अब इब्तदाई समात या ओरिजिनल जो एप्लीकेंट्स हैं, अपीलें हैं, उनसे क्या मुराद होती है। अब देखें, पंजाब और सिंध में कोई डिस्प्यूट है, दोनों सूबे हैं, अलग अलग हैं,
अब अगर इनके दरमियान कोई मामला ख़राब हो गया, कोई डिस्प्यूट है, तो क्या ये डिस्प्यूट ये अपनी अदालतों में लेके जाएंगे तो हल हो सकेगा? अगर ये डिस्प्यूट पंजाब की हाई कोर्ट में आएगा तो फिर वहाँ से ये इल्ज़ाम आएगा कि बाइस्ड हैं, पार्शल हैं। सिंध हाई कोर्ट में जाएगा तो हम ये इल्ज़ाम लगाएंगे कि वो पार्शल हैं। तो ऐसी सूरत में सूबों के दरमियान अगर कोई भी डिस्प्यूट है, कोई भी मामला है, तो उसके हल के लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू करेंगे, वहाँ पर अपील दायर करेंगे, उनका मामला हल करने के लिए समाअत करेंगे। अब किसी सूबे को फेडरेशन से कोई मसला है, मरकज़ से कोई मसला हमारा है, कोई डिस्प्यूट हमारा मरकज़ के दरमियान चल रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट से ही रुजू करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू लॉ जो है वो हमारी बातें सुनेगा और उस पर फैसला जो है वो महफूज करेगा। अपेलेंट ज्यूरिस्डिक्शन, अपीलों की समाअत। अब किसी भी सूबे की हाई कोर्ट में कोई फ़ैसला हो गया, लेकिन जो फ़रीक हैं उन दोनों में से किसी भी एक को वो फ़ैसला मंजूर नहीं है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है, और वो ये चाहता है कि मेरा ये केस जो है ये दोबारा सुना जाना चाहिए, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर हाई कोर्ट ने फ़ैसला दे दिया है तो आप दोबारा से वहाँ नहीं जा सकते, फिर इस फ़ैसले को आप चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में जाके। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किए हुए जो फ़ैसले हैं उनके अगेंस्ट जो अपीलें हैं उनको भी सुनती है, और अगर फ़ैसला ठीक है तो वो सस्टेन, और अगर फ़ैसला ठीक नहीं है तो फिर इसको चेंज किया जाता है। ठीक हो गया। हाई कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ लोग अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। एडवाइज़री स्टेटस, मशावरती इख्तियारात। हमारा जो सदर ममलकत का ओहदा है उसमें ज़्यादातर जो हमारे पास सदूर गुज़रे हैं, प्रेसिडेंट्स गुज़रे हैं, वो आइन या दस्तूर को कुछ ज़्यादा नहीं समझते थे, क्योंकि इनमें से मोस्टली कानूनदान नहीं थे। तो ऐसी सूरत में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सदर हैं, उनको अगर किसी कानूनी मामले पर मुशावरत दरकार है, गाइडेंस चाहिए, उन्हें एडवाइस चाहिए किसी कानूनी मामले में, तो वो सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट से वो उसके बारे में राय मांग सकता है, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो बाउंड है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उस चीज़ के बारे में जो है वो मुशावरत या एडवाइस जो है वो प्रोवाइड करे। ठीक हो गया। एडवाइज़री स्टेटस है, लेकिन वो एडवाइज़री स्टेटस या मुशावरती इख्तियारात क्या हैं? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सदर ममलकत किसी भी मामले में, कानूनी मामले में मुशावरत के लिए कह सकता है, और अगर वो मुशावरत उनसे मांगता है तो हर सूरत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू दस्तूर जो है वो उसकी मदद करेगा, उसे गाइडेंस, उसको एडवाइस, उसको मुशावरत प्रोवाइड करेगा। देन सुपरवाइजरी अथॉरिटी, निगरानी के इख्तियारात, इनको मातहत अदालतों की निगरानी कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है इसके दायरा इख्तियार में चारों सूबों की हाई कोर्ट्स आती हैं, और उसके साथ साथ जो आपका मरकज़ है, फेडरेशन है, कैपिटल एरिया है, टेरिटरी है इस्लामाबाद, उसकी हाई कोर्ट भी जो है वो इन्हीं के इख्तियारात में आती है। तो मातहत अदालतों की निगरानी करना, वहाँ पर कार्रवाई कैसे होती है इसकी निगरानी करना, वहाँ पर जज किस तरह से काम करते हैं ये निगरानी करना, ये सारे का सारा काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है। हाई कोर्ट्स वो चाहे चारों सूबों की हैं, चाहे वो हाई कोर्ट जो है वो इस्लामाबाद की है, कैपिटल टेरिटरी की है, उन हाई कोर्ट्स पर नज़र रखना, उनकी निगरानी करना, उनके काम पर नज़र रखना जो है ये इनका जो है वो काम होता है। उनको सुपरवाइज़ करते हैं, उनको किसी भी तरीके में कोई मुशावरत दरकार होती है तो इनसे रजू कर सकते हैं, और अगर इन्हें किसी भी मामले में ये लगता है कि हाई कोर्ट जो है ये मामला जो है वो ख़राब हो रहे हैं वहाँ पर, तो ये फिर उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन ले सकते हैं। ठीक हो गया जी। इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कशन की, सबसे पहले तो जो हमारे
सूबाई ओहदेदार हैं, प्रोविंशियल एग्जेक्टिव्स हैं। फिर उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट के जो फंक्शंस हैं उनका जिक्र किया और फंक्शंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इन फंक्शंस का हिस्सा होती हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो हैं वो नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।